मंजर समझाया, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी अभी उस नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने की है, उसके बाद से माना ही जा रहा है कि राहुल गांधी में मैच्योरिटी लेवल कहीं ना कहीं आ गया है। ऐसी बात है राहुल जी, अगर हम पूरे माहौल को देखें और समझें तो बिल्कुल अघोषित आपातकाल की जो लगातार बात विपक्षी दल करते हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सही साबित भी होती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि टीवी पर अगर आप देखेंगे तो एक पूरे का पूरा एजेंडे के तहत काम चलता है। 16 महीने की सबसे अधिक महंगाई दर है, उसके ऊपर डिबेट नज़र नहीं आता। किस तरह से बेरोजगारी अपने सबसे उच्च स्तर पर, उसके ऊपर बातचीत नहीं होती। अग्निवीर को लेकर जिस तरह से युवाओं के अंदर एक अलग तरह की निराशा है और घोर कह सकते हैं गुस्सा है, उसके ऊपर बात नहीं होती। तो बिल्कुल जो विपक्षी दल कहते हैं वो यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई आखिर ये कब तक चलेगा और क्यों चलेगा। क्योंकि आपातकाल का जिक्र जब भी होता है तो याद 1975 की आती है, क्योंकि 1975 के आपातकाल की जो तस्वीर थी वो हम सभी लोगों ने देखी थी। हर तरफ, चारों तरफ अगर बात करें तो सन्नाटा तो छाया ही था, लेकिन कई लोगों को बैन भी कर दिया गया था। उसी में एक बड़ा नाम है किशोर कुमार का। जी हाँ, वही किशोर कुमार जिनके गाने हम और आप गुनगुनाते हैं और देश और दुनिया के तमाम ऐसे लोग हैं जो उनके गाने के आज भी सुनते हैं। उस वक्त तमाम कई बड़े मंत्री थे जिन्हें जेलों में ठूस दिया गया था। गलती केवल इतनी थी कि वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन क्या आज आपातकाल जैसी स्थिति नहीं है? भले ही वो इमरजेंसी जैसी चीज़ें नहीं लगाई गई हों, लेकिन क्या तस्वीर वैसी नहीं दिखाई देती? और सबसे बड़ी बात और दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में संविधान हत्या दिवस भी मनाया गया। जोर शोर से हम देख रहे थे कि बीजेपी की तरफ से इस पर बात भी की गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो आपातकाल था तो क्या ये आपातकाल नहीं है, जहां आज नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता, बोलते हैं तो जेल में डाल दिया जाता है। ईडी, सीबीआई, तमाम सरकारी एजेंसियां जो सरकार के एक इशारे पर कभी भी छापा मारने पहुंच जाती हैं। और शायद इसी ईडी, सीबीआई के जरिए ही, जी हां, सरकार बनाने की कोशिश की गई थी। सरकार तो बन गई, लेकिन जो चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 400 पार का नारा, वो पूरा नहीं हो पाया। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे तमाम सहयोगी मौजूद रहेंगे। सबसे पहले मैं अमन सर के पास आना चाहूँगा। अमन सर, हम और आप अभी ही चर्चा कर रहे थे कि आपातकाल की वो तस्वीरें भी हमने देखी, लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं, महंगाई को अचानक से बढ़ा देना, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कुछ बड़े लोगों का, हम क्या देख रहे हैं कि टेलीविज़न में चर्चा केवल उन्हीं की हो रही है। उन्हीं की शादियों की चर्चा हो रही है, विदेशों से मेहमान आ रहे हैं, खाना पीना, ये आज रोजगार की बात कोई नहीं कर रहा सर, शिक्षा की बात कोई नहीं कर रहा। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सरकार जिस तरीके से महंगाई बढ़ाती चली जा रही है, तो और जिस तरह से अगर विपक्ष बोलता है संसद में तो कभी माइक ऑफ कर दिया जाता है और विपक्ष जो है फिर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। तो क्या जो तस्वीरें इस वक्त हैं वो ये बताती हैं कि शायद हालात इस तरीके के हैं, लेकिन सरकार जो है वो उन चीज़ों को दिखाना नहीं चाहती? देखिए, जाहिर सी बात है राहुल जी, अगर हम पूरे माहौल को देखें और समझें तो बिल्कुल अघोषित आपातकाल की जो लगातार बात विपक्षी दल करते हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सही साबित भी होती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि टीवी पर अगर आप देखेंगे तो एक पूरे का पूरा एजेंडे के तहत काम चलता है। 16 महीने की सबसे अधिक महंगाई दर है, उसके ऊपर डिबेट नज़र नहीं आता। किस तरह से बेरोजगारी अपने सबसे उच्च स्तर पर, उसके ऊपर बातचीत नहीं होती। अग्निवीर को लेकर जिस तरह से युवाओं के अंदर एक अलग तरह की निराशा है और घोर कह सकते हैं गुस्सा है, उसके ऊपर बात नहीं होती। तो बिल्कुल जो विपक्षी दल कहते हैं वो यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई आखिर ये कब तक चलेगा और क्यों चलेगा। क्योंकि देखिए, इमरजेंसी का जो टाइम था 1975 का, वो समय कुछ और था। उससे आगे अब देश तकरीबन 50 साल आगे निकल आया। तो ऐसे में अब देश को आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, क्या कुछ बेहतर हो सकता है उसके बारे में सोचना चाहिए। और राहुल गांधी ने और तमाम कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर माफ़ी भी बाकायदा मांगी। लेकिन जिस तरह से इन 9-10 सालों का हम पूरे का पूरा माहौल देखते हैं तो मीडिया में तो कहीं विपक्षी दल नज़र नहीं आते। वहीं सत्ता पक्ष के लोग जो है हमेशा मीडिया में दिखाई पड़ते हैं। कोई अहम मुद्दों के ऊपर बात नहीं होती। जाहिर बात है कि जब इस तरह से मीडिया अपना काम करेगा तो आप कैसे मान सकते हैं कि निष्पक्ष होकर
किसी अहम मुद्दे के ऊपर जो है लोगों के बीच में कोई ध्यान लाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखिए, आपने शादी का जिक्र किया, जाहिर बात है कि कई दिनों से इसी बात को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन वहीं अगर हम महंगाई की बात करें तो अपने सबसे उच्च स्तर पर है 16 महीने के अंदर, उस पर कहीं कोई डिबेट आपको नज़र नहीं आएगा। तो यही लगता है चीज़ों को देखकर कि क्या वाकई में मीडिया ने भी अपना जो एक दायित्व है वो निभाना छोड़ दिया है, और क्या मीडिया ने भी एक तरीके से सत्ता पक्ष का साथ देना शुरू कर दिया। आपने देखा भी होगा कि जब लोकसभा के चुनाव परिणाम सामने आ रहे थे उस समय कई मीडिया चैनल से वो काफ़ी खुश होकर बीजेपी की बढ़ती हुई सीटों के बारे में बात कर रहे थे। तो ये बताता है कि एक तरफा होकर पत्रकारिता करना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। आपको लोगों की आवाज़ बनना है, जनता और सरकार के बीच का ब्रिज आपको बनना है, लेकिन जब आप जज बनना शुरू कर देते हो तो समस्या वहीं पर आकर खड़ी हो जाती है। और यही वजह है कि बहुत सारे जो विपक्षी दल हैं वो यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम एजेंसियाँ, उनका जिस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है वो आपातकाल की याद दिलाता हुआ नजर आ रहा है। सर, एक छोटा सा सवाल मेरा और ये रहेगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो अपने दम पर नहीं है, बैसाखी के सहारे है नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, और अगर किसी ने भी एक पीछे अपना हाथ खींच लिया तो सरकार गिरना तय है। और शायद यही वजह है कि विपक्ष लगातार बोल भी रहा है कि ये सरकार ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। तो ऐसे में वो दूसरा चेहरा कौन सा है प्रधानमंत्री के लिए जिस पर जनता भरोसा कर सकती है और वो कहीं ना कहीं 5 साल तक की जो गाड़ी है उसको आगे लेकर जाए? देखिए, पहली बात तो ये कि बीजेपी के अंदर ही अगर देखा जाए तो कई ऐसे चेहरे हैं जो पीएम मोदी के बाद अपना जो कह सकते हैं कि प्रस्ताव रखते हुए नजर आएंगे, अपनी मजबूत पेशकश जो है करते हुए नजर आएंगे। इसमें अमित शाह का नाम सबसे प्रमुखता से आएगा, सीएम योगी का नाम सबसे प्रमुखता से आएगा, शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं। यानी कई नाम ऐसे दावेदार हैं बीजेपी के अंदर जो अब मोदी के बाद स्थान ले सकते हैं। वहीं विपक्षी दल की बात करें तो लगातार जो इंडिया गठबंधन बना है उन्होंने एक ही सुर में एक बात कही कि राहुल गांधी को अब देश का की जो अगुवाई है वो करनी चाहिए और प्रधानमंत्री बनने की सारी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो उनके अंदर अब मौजूद है। और देखिए, अब लोगों ने भी उनको सिरे से लेना शुरू कर दिया, लोग भी अब उनके बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। मीडिया में लगातार राहुल गांधी के बारे में खबरें दिखाई पड़ती हैं, संसद में भी जब वो बोलते हैं तो तमाम जो कह सकते हैं सत्ता पक्ष लोगों को बैठना पड़ जाता है। तो ऑप्शन कहीं है, क्योंकि अब देखिए जो बहुमत के मोदी थे और अब बिना बहुमत वाले मोदी हैं उनमें बहुत फ़र्क है, और जाहिर बात है कि जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो बिल्कुल बीजेपी के अंदर कई नाम ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में आगे आ सकते हैं। वहीं अगर विपक्षी दल की बात करें तो राहुल गांधी एक ऐसा नाम है जो उभर कर सामने आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और देखिए, बहुत बारीकी से सर ने समझाने की कोशिश की, बहुत बारीकी से सर ने बताया भी कि कौन से बहुत बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि देखिए, विपक्ष की मैं चर्चा करना चाहूँगा। 2019 की हम बात कर लेते हैं, जिस तरीके से हालात बने हुए थे, और जो लोकसभा चुनाव का मैं अगर जिक्र करूँ तो उससे पहले किस तरह का माहौल था। तमाम ऐसे बहुत सारे नेता थे जो प्रधानमंत्री की दौड़ में आगे चल रहे थे, जिसमें महिलाओं की जिक्र कर ले तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कोई दो राय नहीं है, वो भी चाह रही थी मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। प्रधानमंत्री तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बनना चाह रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव भी दूर क्यों रहे, इनका नाम भी आगे था। तो ऐसे में हम देख रहे थे कि हर कोई बड़े से बड़ा नेता ये चाह रहा था कि वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि विपक्ष तो लगातार यही कह रहा है, विपक्ष के बड़े से बड़े नेता यही कह रहे हैं कि जो सरकार ये चल रही है, बैसाखी वाली सरकार, ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। मेरे साथ मेरे और सहयोगी भी रहेंगे। मनीष मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष भाई, जिस तरीके से हालात अगर हम देखें, दिल्ली से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से दिल्ली, और लगातार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होने वाले हैं 10 सीटों पर, और इसके अलावा अगर बात करें तो 27 का चुनाव भी देखना है। इस साल भी 3 बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में जो उथल पुथल बीजेपी के अंदर मची हुई है, उससे देखकर क्या लगता है आपको कि ये जो सरकार है 5 साल तक चल भी पाएगी, और अगर नहीं चल पाती है तो विपक्ष में वो कौन सा बड़ा चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री के योग्य दावेदार है? देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ती हुई नजर आई, और तमाम एनडीए के जो दल हैं उनकी राय मिलती हुई नहीं देखी गई। तमाम दल यहाँ पर अलग अलग तरह की डिमांड करते हुए नजर आए। कोई विशेष राज्य मांग रहा है, कोई विशेष पैकेज मांग रहा है, तो कोई अन्य सुविधाओं को मांगता हुआ नजर आए। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से राहुल यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान जो माहौल देखा गया, उसके माध्यम से यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कभी भी यहाँ पर कुछ भी फेरबदल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा गया, नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जेडीयू और टीडीपी ने
अहम भूमिका निभाई है एनडीए की सरकार को बनाने में। तो ऐसे में दो मुख्य चेहरे ये हो जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं एक अहम जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे एनडीए गठबंधन के माध्यम से। तो अगर ये दोनों कहीं पलटते हैं या कुछ भी यहाँ पर बड़ा फैसला लेते हुए नजर आते हैं तो ऐसे में अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में तो देखा गया था कि बहुमत में भारतीय जनता पार्टी थी तो उन्होंने सरकार बनाई, आसानी रही। लेकिन इस दौरान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा बहुमत नहीं था सरकार बनाने को लेकर। तो इसलिए टीडीपी और यहाँ पर जेडीयू का यहाँ पर सहारा लिया गया। और ऐसे में अब देखा जा रहा है जिस तरीके से बिहार में विशेष राज्य विशेष पैकेज की मांग उठती हुई नजर आ रही है, चंद्रबाबू नायडू भी यहाँ पर विशेष राज्य की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम ये मांगे ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार में बड़ा फेरबदल करने में कामयाब हो सकती हैं। देखिए, बहुत बारीकी से इन्होंने समझाने की कोशिश की और बाकायदा ये बताया भी कि किस तरीके से, चाहे मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात कर लूँ, तो जो तस्वीरें इन दिनों बन रहे हैं, हालात इन दिनों बन रहे हैं। माही मैम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत बड़े हद तक हर खबर पर नज़र दौड़ा रही है। मैम, जिस तरीके से तस्वीरें इन दिनों हम देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे मैं उद्धव ठाकरे का जिक्र कर लूँ, चाहे संजय राउत का जिक्र कर लूँ, या अगर हम तेजस्वी यादव का जिक्र कर लेते हैं, खुद हाल ही में कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं का बयान सामने आया। ये कह रहे हैं कि ये सरकार तो बैसाखी पे चल रही है, कभी भी गिर सकती है। अगर गिर सकती है तो विपक्ष के पास ऐसा कौन सा फिर बड़ा चेहरा है जो प्रधानमंत्री के योग्य है, जो प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आपने पूरा एक मंजर समझाया, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी अभी उस नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने की है, उसके बाद से माना ही जा रहा है कि राहुल गांधी में वो मैच्योरिटी लेवल कहीं ना कहीं आ गया है। अब ऐसे में आपने महाराष्ट्र की राजनीति का जिक्र किया तो आपने देखा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट में ही अब कहीं ना कहीं सीटों को लेकर जिस तरीके से पूरी अनबन चलती हुई नजर आ रही है। 154 सीटों पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे खुद इस बार चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, वहीं शरद पवार अपनी सीटों को लेकर 134 पर डटे हुए हैं। तो इस तरीके से देखिए कि अब गठबंधन कितने दिन तक चल सकता है और कितने दिन तक राहुल गांधी इनको संभाल कर रख सकते हैं। अभी आपने दिल्ली का अगर जिक्र किया जाए तो अरविंद केजरीवाल ने कैसे राहुल गांधी से किनारा कर लिया आपने देखा। तो ऐसे हो सकता है कि अगर इंडिया गठबंधन में वो मजबूती देखने को ना मिले और राहुल गांधी, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। और अगर यूपी की सियासत में देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद रामन भी एक प्रमुख चेहरे के तौर पर निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की साख कम तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नए चेहरे भी उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी, चंद्रशेखर आजाद और मायावती को भी इंडिया गठबंधन की तरफ से जिस तरीके से पीएम पद का ऑफर दिया गया था, जब नीतीश कुमार थे तो उनको भी कहीं ना कहीं पीएम पद का ऑफर दिया गया था। तो ये अगर देखा जाए तो विपक्ष वाले लड्डू की तरह कहीं ना कहीं पीएम पद का ऑफर सबको बांटते हुए नजर आए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी के साथ अगर एक चेहरे को चुनने की बात आएगी और लास्ट में, तो कहीं ना कहीं उसमें राहुल गांधी एक प्रबल दावेदार के रूप में आ सकते हैं। और अखिलेश यादव जिस तरीके से इस बार मजबूती के साथ यूपी की सियासत में कमबैक किया है और लोकसभा में उन्होंने एंट्री मारी है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर ये गठबंधन टिकता है तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव भी एक दूसरा चेहरा हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, मैम ने भी बारीकी से समझाने की कोशिश की और ये बताया भी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री चेहरे के लिए एक बड़ा नाम है जो कि राहुल गांधी है। लेकिन मैं इसके अलावा एक नाम और बताना चाहूँगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि शिक्षा प्रणाली को बेहतर करना, स्वास्थ्य सेक्टर को बेहतर करना, रोजगार को लेकर काम करना, ये बातें उनकी तरफ से की गई थी। छोटा सा और एक आखिरी सवाल मेरा हमारे एक सहयोगी उनसे भी रहेगा कि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर, देखिए विपक्ष ने कोई नहीं बताया था कि उनकी तरफ से कौन होगा। ममता बनर्जी भी आ गई थी, अरविंद केजरीवाल भी चाह रहे थे प्रधानमंत्री बनना, अखिलेश यादव भी चाह रहे थे। लेकिन आखिरकार जनता वो कौन सा चेहरा है जिस पर भरोसा जता सकती है प्रधानमंत्री के लिए, और कौन है जो पूरे देश का विकास कर सकता है? और क्या अरविंद केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो जिस तरीके से दिल्ली को चमकाने का काम किया, क्या वो देश को भी इसी तरीके से चमकाएंगे? देखिए, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने, जब उनकी 2014 के बाद सरकार आई, तो ये देखा गया कि बड़ा बदलाव जो था वो शिक्षा प्रणाली में हुआ। यहाँ पर अगर मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री की उनकी बात की जाए, जो पहले रह चुके पूर्व शिक्षा मंत्री, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से दिल्ली में कार्य करते हुए दिखाई दिए शिक्षा को लेकर, कि जहाँ देखा गया था कि बच्चे जो शायद शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, टीचरों की अगर बात की जाए तो टीचरें समय पर क्लासेस में नहीं पहुँच रही
रही थी, तो उनके ये सारे कानून बनाने के बाद ये देखा गया कि दिल्ली में शिक्षा में काफ़ी बड़ा बदलाव आया, एक क्रांति सी नज़र आई थी यहाँ पर दिल्ली में। तो ऐसे में अगर सीएम अरविंद केजरीवाल अगर पीएम मोदी बनते हैं तो वो ये पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दें कि जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली में कार्य किया है, शिक्षा को लेकर खास करके कार्य किया है ना, हम केवल शिक्षा की बात नहीं, अगर हम यहाँ पर अस्पतालों को लेकर भी बात की जाए तो अस्पतालों की भी हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधरी है। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में आते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि वो युवा चेहरे को, यहाँ पर जो युवा है उनके लिए कार्य करते दिखाई दे और आने वाला भविष्य जो है उसको कहीं ना कहीं वो सुरक्षित हाथों में पहुंचा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, तमाम सहयोगियों से बातचीत करने के बाद एक निष्कर्ष निकल रहा है, और जो निष्कर्ष निकल रहा है वो ये है कि सभी लोगों का झुकाव रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य फैक्टर पर है। तो क्या आने वाले वक्त में अगर मैं बात करूं तो एक बड़े चेहरे के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आ जरूर रहे हैं। हालांकि मैं आपको अब ये भी बताना चाहूँगा कि विपक्ष का पूरा समर्थन उन्हें चाहिए होगा, तभी जाकर वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन क्या जिस तरीके से विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो सरकार है ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी, और अगर 5 साल तक ये सरकार नहीं चल पाती है तो क्या देश में जल्द ही फिर से लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। जी हाँ, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।